बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से स्वीडन इमिग्रेशन ने या गवर्नमेंट ने जो बेसिक तनख्वाह है वो 80% की है, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हुई थी और उन कन्फ्यूजन के सवालात के जो जवाबात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अभी कल 20 तारीख को 20 नवंबर आप कह सकते हैं को माइग्रेशन वर्कर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है स्वीडन का, उसने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। मैं इस प्रेस रिलीज़ की जो एड्रेस है, वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं कि प्रेस रिलीज़ में एक्चुअल क्या क्या लिखा हुआ है। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। बाकी पूरी डिटेल्स आपने खुद पढ़ सकते हैं आराम से तसल्ली से। उसके बाद जो लिंक पेजेस है आप वो भी खोल सकते हैं तो आगे चल सकते हैं। जो उन्होंने कहा जी जो बेसिक सैलरी है यहाँ पे स्वीडन के अंदर वर्क परमिट हासिल करने के लिए और एक्सटेंशन के लिए दोनों सूरतों में आपका 80% होना चाहिए। 80% का मतलब है 27,360 जो इस साल के लिए, अगले साल फिर ये अमाउंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो फैमिली आपकी आनी है उसके लिए कितने अमाउंट होनी चाहिए, उस फैमिली के लिए जो लवाजमात हैं क्या उनमें चेंजिंग्स आई हैं या नहीं आई हैं, उसके बाद जो PR है, उसके बाद जो नेशनैलिटी है, उसके बाद जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी उन्होंने पूरी डिटेल से हर चीज़ लिखी है। मैं सिर्फ सिंपल थोड़े से एंड्स पे जाऊंगा। उन्होंने कहा अगर आपने फैमिली यहाँ पे लेके आनी है और फैमिली के लिए जो आपकी अमाउंट है वो ऑलमोस्ट तकरीबन, वैसे ये मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीन में पढ़ लें। अगर आपको तफसील से देखना है तो आप इसको यहाँ स्क्रीन को रोक लें, वीडियो को पॉज कर लें और आप तसल्ली से अपनी काउंटिंग कर सकते हैं इसमें। अगर एक सिंगल पर्सन है तो उसकी 5,717 उसकी आमदनी मिनिमम होनी चाहिए। कपल अगर आप साथ लेके आ रहे हैं तो 9,445। इसका मतलब जो शख्स भी 27,360 तनख्वाह ले रहा है उसको इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकता है अगर उसकी सिर्फ बीवी हो। अगर उसका बच्चा 0 से लेके 6 साल तक की उम्र तक का हो तो उसमें उसके लिए फी बच्चा उसके लिए 3,055 स्वीडिश क्रोन होनी चाहिए। अब जो 27,360 एक बेसिक तनख्वाह ले रहा है इसका मतलब ये है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे इजीली ला सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके पास जो मकान के लवाजमात हैं वो पूरी होनी चाहिए। मैं उसकी जो आमदनी है वो टैक्स इनकम होनी चाहिए, यानी इलीगल इनकम नहीं होनी चाहिए उसकी। पेरेंटल बेनिफिट्स उसमें शामिल हो सकते हैं। सिक लीव अगर 18 महीने ज़्यादा नहीं है तो हो सकती है। बिजनेस अगर आमदनी है कोई बिजनेस वाला तो उसकी आमदनी काउंट हो सकती है। आपके पास जो एसेट्स पड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली एसेट्स, ख्वाब बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो वो भी काबिल कबूल हैं। उसके बाद आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आमदनी काउंट नहीं होगी इसमें। उसमें आकाशा की आमदनी भी काउंट नहीं होगी। उसमें आर्बर्ट्स फॉर्मेदलेन वालों की तरफ से अगर आपको कोई जॉब मिली हुई है तो उसकी आमदनी भी काउंट नहीं होगी। आर्बर्ट्स फॉर्मेदलेन की जॉब का मतलब है कि जिसकी सैलरी आर्बर्ट्स फॉर्मेदलेन से आपको मिल रही हो। और अनडिक्लेयर्ड जॉब, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बगैर पे इलीगली तौर पर मैं काम करूँ, उसको काउंट नहीं करवा सकते आप। उसमें आपको हाउसिंग की ज़रूरत है, आपको मकान की ज़रूरत है। उसमें आपने घर का किराया अलग से, इस अमाउंट के साथ आपने घर का किराया शामिल करना है, इलेक्ट्रिसिटी आपने शामिल नहीं करनी। उसके बाद आपने बिल्स में हीटरिंग और पानी का बिल और इंटरनेट का बिल आपने शामिल करना है। अमोर्टाइजेशन, अगर आपने लोन लिया हुआ है मकान का तो अमोर्टाइजेशन की अमाउंट आपने शामिल नहीं करनी, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो आप दे रहे हैं वो आपने बताना है। एक चीज़ है, अगर आपको स्वीडन में जॉब मिली है और पाकिस्तान में इस वक्त ये इंडिया में है आप और पूरी फैमिली आप इकट्ठा मूव होना चाहते हैं तो आप इमिग्रेशन वालों को बोलेंगे कि आप जिस इलाके में जा रहे हैं इमिग्रेशन वाले उस इलाके के हिसाब से आपकी फैमिली को मद्देनजर आके आपको बताएंगे कि आपके पास अगर इतनी आमदनी है तो आप सब लोगों को इकट्ठा पाकिस्तान से वीज़ा मिल सकता है। और मोस्टली केसेस में उनके पास एक पूरा बना होता है जिसको आप कह सकते हैं एक प्रोग्राम होता है, जिस प्रोग्राम में उनको पता चल जाता है कि एक आदमी ने मालूम आना है तो इतनी आमदनी होनी चाहिए, स्टॉक होम आना है तो इतनी होनी चाहिए, योते बुरी आना है तो उसके पास इतनी आमदनी होनी चाहिए। उस हिसाब से वो फैमिली को मकान की कीमत का अंदाज़ा लगा के, किराए का, बिलों का अंदाज़ा लगा के वो उसके प्रोजेक्शन बना सकते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ आई है वो बिज़नेस वालों की, अगर आप नया बिजनेस शुरू करने के लिए स्वीडन में आए हैं और बिजनेस की बेस पर पेपर लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी चेंजिंग आई है। आपके पास बिजनेस के अलावा आपके पास आपके अगले 2 साल के लिए आपके पास 2 लाख करोड़ होने चाहिए अगर आप सिंगल है तो।
اس کا مطلب ہے آپ کی جو مینٹیننس ہے آپ کو وہ بزنس پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی، وہ سیپریٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ بھی ہونی چاہیے 2 لاکھ کراؤنڈ، کیونکہ آپ اکیلے ہیں، آپ نے بزنس سٹارٹ کیا، آپ کے پاس اگلے 2 سال آپ نے پورے اسی میں سے گزارا کرنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کی بیگم ہے تو 1 لاکھ کراؤنڈ اگلے 2 سال کے لیے اس کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو فی بچہ 50,000 کراؤنڈ لازمی آپ کے پاس ہونا چاہیے اگلے 2 سال کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص میاں بیوی اور 2 بچے ہیں تو ان کے پاس 2 لاکھ میاں کے، 1 لاکھ بیوی کے، 3 لاکھ پلس 2 بچوں کے 1 لاکھ، 4 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے بزنس کے علاوہ آپ کو پیپر اپلائی کرنے کے لیے۔ اب جب آپ ایکسٹینشن کے لیے جائیں گے تو سیم سچویشن ایکسٹینشن میں بھی ہے کہ ایکسٹینشن میں بھی آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے کہ آپ بتا سکیں کہ آپ نے یہ سیونگ کی ہوئی ہے، اتنا کمایا ہوا آپ نے، اگلے 2 سال کے لیے آپ کے پاس یہ اماؤنٹ موجود ہے۔ تو بزنس والوں کے لیے تھوڑا سا زیادہ پرابلمس یہاں پہ کریٹ ہو رہی ہیں۔ جس طرح تنخواہ جو منیمم بڑھ کے 27,000 سے اوپر چلی گئی ہے، اس طرح بزنس والوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آگے چلی گئی ہیں۔ پلس جو بزنس والوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنا بزنس دکھائیں، آپ اسکات دکھائیں، لٹرم بٹرم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں مسٹ ہوں گی اس میں بھی۔ اب اگر اسٹوڈنٹس ہیں یا ڈاکٹریٹ والے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جب پیپر لینے جائیں گے، ورک پرمٹ کی طرف جائیں گے، تو ان کے لیے 9,450 پر منتھلی ان کے پاس آمدنی یا پیسے ہونے چاہیے جو شو کر سکیں کہ آپ کے پاس اتنی آمدنی ہے، آپ جاب تلاش کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ سروائیو کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد جو ریسرچ والے ہیں اگر وہ چاہیں تو 9,700 ان کے پاس ہونے چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک ڈسکشن آتی ہے کہ آپ جب پی آر کے لیے اپلائی کریں گے تو پی آر کے لیے کیا کنڈیشن ہونی چاہیے۔ پی آر کے لیے یاد رکھیں کہ 27,360 کی لمٹ نہیں ہے۔ پی آر کے لیے یہ اماؤنٹ چاہیے جو آپ کو اس وقت اسکرین میں نظر آ رہی ہے کہ سنگل پرسن کے لیے 5,717، کپل کے لیے 9,445، اور اسی طرح بچوں کے لیے آپ اس کو پاؤز کر کے چیک کر لیں، بچوں کے لیے یہ پی آر کے لیے ریکوائرمنٹ ہے۔ لیکن جب آپ ایکسٹینشن کے لیے جائیں گے تو پھر 27,000 والی آپ کے لیے اماؤنٹ وہاں پہ ایڈ ہوگی۔ اب سٹیزن شپ کے لیے انہوں نے ایک دفعہ جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سٹیزن شپ کے لیے کسی قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں چاہیے سوائے ایک ریکوائرمنٹ میں کہ آپ کرونو فقدن نہیں ہیں، یعنی آپ نادائندہ نہیں ہیں، آپ کے ذمہ واجب الادا کوئی رقوم نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے۔ سویڈن میں اس کو کرونو فقدن کہتے ہیں۔ آپ کرونو فقدن کے ساتھ نادائندہ رجسٹر نہیں ہے اس وقت۔ اگر آپ کے پاس یہ چیز ہے اور کرمنل ریکارڈ آپ کا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے آپ نے سارے امتحان پاس آلریڈی کر چکے ہیں، ایکسٹینشن میں بھی آپ نے پورا کر لیا ہے، پی آر میں آپ نے ہر چیز شو کر دی ہے۔ اب سٹیزن شپ کے لیے آپ کو فالتو کوئی چیز نہیں چاہیے۔ امید ہے اس شارٹ سی ویڈیو میں آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ لکھیں، میں ان سوالات پہ ایک شارٹ سی ویڈیو بنا کے 2 منٹ کی 1 منٹ کی آپ کو میں ان سوالات کے جواب دے دوں گا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔